बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा भी आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और इनऑर्गेनिक का आज पहला लेक्चर है। इससे पहले हमने फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन बच्चों मुकम्मल कर लिया, उसके 8 यूनिट थे, और ऑर्गेनिक वाला पोर्शन मुकम्मल कर लिया, उसके 9 यूनिट्स थे, और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और एनवायरनमेंट है उसको ऑर्गेनिक में ही इंक्लूड किया हुआ था। अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और इनऑर्गेनिक के टोटल 4 यूनिट्स हैं, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक का यूनिट नंबर 1। इसका नाम है पीरियड्स। और इसके अंदर जो बच्चों टॉपिक हमने स्टडी करने हैं, कुछ टॉपिक आज हम इसमें देख रहे हैं और कुछ इस यूनिट के जो टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में जो है वो स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में जो टॉपिक हमने स्टडी करने हैं वो है एटॉमिक साइज, आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इनमें से बच्चों ये जो 2 टॉपिक है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये 2 टॉपिक हम डिटेल में पहले भी कर चुके हुए हैं, लेकिन फिर मैंने इसको दोबारा डिटेल में ही तकरीबन डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब देखें आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 8 यूनिट नंबर 3 में। फर्स्ट ईयर का जो यूनिट नंबर 3 था उसका नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसका लेक्चर नंबर 8 था। तो लेक्चर नंबर 8 यूनिट नंबर 3 फर्स्ट ईयर का जो पोर्शन में से था, इसमें हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिटेल में इसलिए स्टडी किया था क्योंकि ये टॉपिक उस यूनिट में भी दिया हुआ है और ये टॉपिक इस यूनिट में भी दिया हुआ है। बाकी इसी तरह ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पोर्शन है, ये मैंने आप लोगों को डायपोल मोमेंट और कोवलेंट बॉन्ड के साथ जो करवाया था, लेकिन जाहिर है आज हम इसको दोबारा कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पोर्शन हमने किया था, डायपोल मोमेंट वाला टॉपिक और कोवलेंट बॉन्ड। जब ये हमने स्टडी किया था तब मैंने इसको करवाया था। बाद हम इसको जो है दोबारा से स्टडी कर रहे हैं। देखो बच्चों, तो मैंने क्या किया है, मैंने यहां पे सबसे पहले सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स लिखे हैं। अब देखिए सेकंड पीरियड के अंदर बच्चों एलिमेंट्स आ जाते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। और जो थर्ड पीरियड है इसके अंदर आ जाते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गोन। और थर्ड पीरियड में चूंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, तो बच्चों थर्ड पीरियड में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं मैंने वो भी जो है इस वक्त बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ये जरा इसको सही कर दें। अब ये देखें, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं बच्चों ये एस ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये पी ब्लॉक के हैं। अब देखिए, अगर आप बच्चों इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वगैरह भी साथ लिखें, ठीक है, अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन साथ लिखें तो आप देखें चूंकि ये सारे एलिमेंट 1A ग्रुप के हैं, इनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनकी कन्फिगरेशन बनेगी NS1। ये सारे एलिमेंट ग्रुप नंबर 2 के हैं, इनकी कन्फिगरेशन बनेगी NS2। यानी कि NS2 मतलब यहां पे आके S जो है वो फुल हो गया। इन एलिमेंट्स को बोलते हैं S ब्लॉक, चूंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन S में जा रहा है। फिर ये P ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब देखें यहां पे जाके 3A ग्रुप है, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों इसकी कन्फिगरेशन बनेगी NS2 NP1, मतलब 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए S में और 1 चला गया P में। याद रखिएगा एक पीरियड के अंदर जो शेल है वो सेम रहता है, सिर्फ उस शेल के सब शेल चेंज हो रहे होते हैं। मतलब इसका जो है वो S है और इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो P में जा रहा है। समझ आ रही? अच्छा, उसके बाद देखें ये जो फैमिली है, ये अगर P1 है तो ये ग्रुप नंबर 4 बनेगा P2, P3, P4, P5 और P6। इन सब का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो P में जाएगा, तो इसलिए हम इनको P ब्लॉक के एलिमेंट स्टडी करते हैं। ये जितने भी टॉपिक आप लोगों ने स्टडी करने हैं ना, इनका बच्चों बेसिकली जो ट्रेंड आपने स्टडी करना है वो S और P ब्लॉक में करना है। अगर ये दरमियान में D ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह वगैरह, ये सारी प्रॉपर्टीज आपने ट्रांजिशन में स्टडी नहीं करनी। थर्ड पीरियड अगर आप यूएचएस का सिलेबस देखेंगे तो उसमें उसने लिखा हुआ है चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड एंड थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड में जो ट्रांजिशन भी आते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको आपने इनके अंदर इंक्लूड नहीं करना।
आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो एस और पी, जिनको नॉर्मल एलिमेंट्स बोला जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज को जो है वो स्टडी करना है। अब मैंने क्या किया है, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में है ना, एटॉमिक साइज, आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी एटसेट्रा, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैंने क्या किया है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिखे हैं। ये देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, हाइड्रोजन अप टू नियोन। फिर ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स लिखे हैं, सोडियम से लेके आर्गोन तक, और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो टेबल के अंदर लिखी है। मतलब सबसे पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज। देखिए ये सबके एटॉमिक साइज ये टेबल में लिख दी है। अगली प्रॉपर्टी थी आयनिक रेडियस, तो ये सबके आयनिक रेडियस टेबल के अंदर लिख दी है। आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लें तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप सेव कर सकते हैं। जब आप कोई भी ट्रेंड स्टडी करेंगे तो आप उसको कंपैरिजन टेबल से जो है वो कर सकते हैं, प्लस आपको ये भी अंदाजा रहेगा कि कौन सा एलिमेंट कहां पे एबनॉर्मल ट्रेंड शो करता है। फिर देखिए तीसरी प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये देखिए ये तीसरी प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये सबकी आयोनाइजेशन एनर्जी टेबल में लिख दी है। इस तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आखिरी कॉलम में सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इस तरह मेल्टिंग पॉइंट, ये सबके मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, और ये इनके, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, और लास्ट में बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों ये सारे एलिमेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे टेबल में लिख दी है। मतलब जो जो प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर रहे हैं उन प्रॉपर्टीज को टेबल की शक्ल में लिखा है ताकि आप लोग कंपैरिजन आसानी से कर सकें। तो बच्चों सबसे पहले नंबर पे जो हम प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं वो है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में इस टॉपिक में एक बात स्टडी की थी कि एटॉमिक साइज इज नॉट द एब्सोल्यूट टर्म। एटॉमिक साइज जो है इट इज नॉट द एब्सोल्यूट टर्म, ये कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, बल्कि इसके बारे में कहा जाता है देयर आर सम कंट्रोवर्सी अबाउट द एटॉमिक साइजेस। एटॉमिक साइजेस में ना बात का एक कंट्रोवर्सी जो है अजीब सी पाई जाती है। क्या कंट्रोवर्सी पाई जाती है? प्रॉब्लम बच्चों ये एटॉमिक साइज में स्टडी की जाती है कि जो एलिमेंट्स के जो एटॉमिक साइज है वो कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, बल्कि ये जो एक एवरेज सी वैल्यू होती है। देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की मेजरमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है? नंबर वन, व्हाइल स्टडीइंग द एटॉमिक साइज atoms are considered spherical, but remember atoms are not spherical as they are considered during the measurement of atomic size. एटम को spherical माना जाता है जो कि वो होते नहीं है। नंबर टू, there are no sharp boundaries around the nucleus, मतलब न्यूक्लियस के गिर्द कोई शार्प बाउंड्री नहीं है जहां से हम एग्जैक्ट डिस्टेंस फाइंड कर लें। ये जो शेल्स हैं इनका जो कॉन्सेप्ट है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बच्चों कि जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं हम उस जगह को शेल का नाम कह देते हैं। वहां पे फिर जो एटम के अंदर फिक्स लाइनें नहीं लगी होती कि हम उन लाइनों को, उन बाउंड्रीज को डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज कर लें। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम जीरो। इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है ये कभी जीरो नहीं होती इवन एट द इन्फिनिटी, अगर हम इन्फिनिटी पे भी चले जाए। एंड नंबर फोर, नेबरिंग एटम्स का जो इफेक्ट होता है, एक एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसको नेबरिंग एटम डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। जैसे आप लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में पढ़ा था, तो अगर किसी एटम का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्टेड हो चुका हुआ है ड्यू टू नेबरिंग एटम्स, तो उसका साइज डिफरेंट आएगा। इन तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप क्या करें, इन चुके प्रॉब्लम्स को आप सोल्व तो कर नहीं सकते, तो आप फर्ज करते हैं कि एटम स्फेरिकल है और आप ये लफ्ज लगाते हैं एवरेज। एटॉमिक साइज को हम भी डिफाइन करते हैं कि इट इज द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एटम टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल। न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉनिक शेल तक का जो एवरेज डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड बच्चों एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। उसके बाद अगर आपसे इसका यूनिट पूछा जाए तो नॉर्मली जो एटॉमिक साइजेस हैं दे आर मेजर्ड इन पिकोमीटर, जिसका मतलब होता है 10 की पावर -12 मीटर। बट रिमेंबर atomic sizes can also be expressed in angstrom और नैनोमीटर। अगर आपसे कहा जाए कि एटॉमिक साइज का यूनिट क्या है तो बच्चों ये सारे ही एटॉमिक साइज के यूनिट है। हाँ, ज्यादा इस्तेमाल जो होता है वो पिकोमीटर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पिकोमीटर इज दी ओनली यूनिट, बाकी भी यूनिट इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि जो दी फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट और डज नॉट अफेक्ट दी एटॉमिक साइज। तो बच्चों एटॉमिक साइज नंबर ऑफ शेल्स पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है।
अगर आप कहा जाए वाई एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्यों बढ़ रहा होता है? ऑप्शन में लिखा होगा ड्यू टू इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ शेल्स, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज वगैरह वगैरह। तो याद रखें टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, और जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। मतलब न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान शील्ड्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और तीसरा जो फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का जो रोल होता है बच्चों वो टॉप टू बॉटम नहीं होता, वो अलोंग दी पीरियड होता है। अब देखें अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, जबकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। अब अगर आप लोगों से एमसीक्यूज पूछ लिए जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के बारे में कौन सी बात जो है वो सही है। अब आप देखें अगर आपसे कहा जाए लिथियम का साइज सोडियम से ज्यादा है, तो अब देखें लिथियम जो है वो ऊपर है, सोडियम जो है वो नीचे है। इसका मतलब लिथियम का जो साइज है वो सोडियम से कम होना चाहिए। इसका मतलब ये जो है ये गलत है। बेरियम का साइज कैल्शियम से ज्यादा है। तो आपको पता है जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बेरियम नीचे है, इसका मतलब बेरियम का साइज कैल्शियम से ज्यादा है। अब ये तो दोनों ऑप्शंस बनी हुई थी, ये ग्रुप वाइज बनी हुई थी, तो ग्रुप में जो नीचे वाला एलिमेंट होगा उसका साइज ऊपर वाले एलिमेंट से ज्यादा होगा। लेकिन अब आगे देखिए फ्लोरीन का साइज आयोडीन से ज्यादा है, ये भी ग्रुप वाइज बनी हुई है। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज ज्यादा होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अब हम देखें सीरियम का साइज ल्यूटेटियम से ज्यादा है, तो सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक ये लैंथेनाइड्स है। आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो लैंथेनाइड्स होती हैं जिनको 4f एलिमेंट्स भी बोला जाता है, ये होती हैं सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक, 58 से लेकर 71 तक। और जो बच्चों एक्टिनाइड्स होती हैं जिनको 5f एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ये होती हैं थोडियम से लेकर लॉरेंसियम तक, यानी कि 90 से लेकर 103 तक। तो अब आपको बताएं कि जब हम अलोंग दी पीरियड जा रहे होते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करता है। इसका मतलब सीरियम का साइज ज्यादा होना चाहिए, ल्यूटेटियम का ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन भी ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एटॉमिक साइजेस। तो ये जो एटॉमिक साइजेस ना आपको जो ऑप्शंस दिए जा सकते हैं वो ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज किसी भी तरह से दिए जा सकते हैं। अगर वो ग्रुप वाइज होंगे तो आपने याद रखना है नीचे वाले एलिमेंट का साइज ऊपर वाले से ज्यादा होता है, और अगर वो पीरियड वाइज होते हैं तो आप देखेंगे लेफ्ट वाले का जो साइज है वो राइट वाले से ज्यादा होगा। ये हम बात कर रहे हैं एटॉमिक साइज के हवाले से। जब आप लोगों ने ये टॉपिक फर्स्ट ईयर में स्टडी किया था तो वहां पे आपने एक और बात इसमें स्टडी की थी, और वो ये है कि देयर इज अ स्मॉल डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, जिनको 3D सीरीज बोला जाता है, एंड जैक्टियम टू कैडमियम। तो स्कैंडियम से जिंक पे जाते हुए ये देखिए स्कैंडियम से लेकर जिंक, जिसको 3D सीरीज का नाम दिया जाता है, इसमें या जैक्टियम से लेकर कैडमियम तक देयर इज नॉट अ प्रोमिनेंट डिक्रीज, बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं आ रहा। देयर इज अ स्मॉल एंड इररेगुलर डिक्रीज, इट इज नेम्ड एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको जो है वो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का नाम दिया जाता है, और इसकी रीजन आप लोगों ने स्टडी की है इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो इसके इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसकी जो है वो वजह है। इसकी वजह क्या है बच्चों? इसकी वजह ये होती है, एक प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज आप स्टडी करेंगे आप उसमें देखेंगे टॉप टू बॉटम ये हो रहा है, लॉन्ग दी पीरियड ये हो रहा है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट में आपने याद रखना है कि शील्डिंग इफेक्ट जो होता है ना बच्चों ग्रुप्स में हमेशा टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। नॉर्मल एलिमेंट्स हैं या ट्रांजिशन है, ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट हमेशा इंक्रीज करता है, लेकिन जो पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट या तो इंक्रीज करेगा या सेम रहेगा। याद रखिएगा नॉर्मल एलिमेंट्स में जो एस और पी ब्लॉक वाले हैं, इनमें जब हम अलोंग दी पीरियड जा रहे होते हैं तो जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनमें आप देखेंगे अलोंग दी पीरियड जो है वो शील्डिंग इफेक्ट सेम रहेगा, लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं डी और एफ वाले, इनमें आप देखेंगे जब आप अलोंग दी पीरियड जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा। मतलब शील्डिंग इफेक्ट के बारे में आपने ये बात ध्यान में रखनी है
कि शील्डिंग इफेक्ट कभी भी डिक्रीज नहीं होता, या तो ये इंक्रीज होता है या फिर ये सेम रहता है। बाकी प्रॉपर्टी जितनी भी आप पढ़ेंगे, इंक्रीज डिक्रीज दोनों तरह की बातें आप नोट करेंगे, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट ऑलवेज इंक्रीज, आइदर इट इंक्रीज और रिमेन सेम, नेवर डिक्रीज। ग्रुप में हमेशा इंक्रीज करेगा, नॉर्मल एलिमेंट्स और ट्रांजिशन दोनों में। और जो पीरियड है नॉर्मल पीरियड्स में एस और पी में, ये एस लिखना था, तो एस और पी जो ब्लॉक है इसके अंदर आप सेम रहता है, और जो डी और एफ ब्लॉक में अगर हम लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एबनॉर्मल ट्रेंड होता है या जिसको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, दिस इज ड्यू टू दिस शील्डिंग इफेक्ट। इनके अंदर चूंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होता है इसलिए ये जो है ना लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट द एटॉमिक साइज। उसके बाद आयनिक रेडियस, आयन्स का रेडियस होता है बच्चों। आयनिक रेडियस जो है वो आयन्स का रेडियस है, यूनिट इसका सेम वही एटॉमिक साइज वाला है, फैक्टर भी इसके एटॉमिक साइज वाले हैं, प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर होता है कि जो आयनिक रेडियस होता है वो अमाउंट ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड करता है कि उसके ऊपर चार्ज कितना है। तो बच्चे याद रखिएगा, आयन्स चूंकि दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, इसलिए आयनिक रेडियस भी दो तरह का होता है, कैटायनिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। अब देखें, कैटायन का रेडियस जो है उसके पैरेंट एटम से कम होता है और एनायन का रेडियस जो है उसके पैरेंट एटम से ज्यादा होता है। मतलब जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आप देखेंगे उसका रेडियस कम हो जाएगा। आप ये देखें, ये सारे बच्चों एटम्स हैं और ये इनका आयनिक रेडियस है, ये सेकंड वाली लाइन में देखें। अब देखिए आयनिक रेडियस इनका जो है, ये देखिए कैटायन एटम है, आयनिक रेडियस कम, इसका भी कम, इसका भी कम। पहले चारों को देखें, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, एटम का रेडियस ज्यादा है, आयन का रेडियस कम है। लेकिन हम अगलों को देखेंगे, एटम का रेडियस कम है, आयन का रेडियस ज्यादा है। वजह, ये पहले वाले बच्चों पॉजिटिव आयन बनाते हैं, आगे वाले जो है वो नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो पॉजिटिव आयन का रेडियस उसके पैरेंट एटम से कम होता है। अब आप ये देखें, इसको आप देखेंगे इन चारों को, ये कम है, और इन चारों को देखेंगे ये जो है वो उसके एटम से ज्यादा है। इस तरह नीचे वाले ग्रुप में भी देखें, कैटायन का रेडियस उसके पैरेंट एटम से जो है वो कम होता है और एनायन का रेडियस होता है बच्चों उसके पैरेंट एटम से ज्यादा होता है। ये देखें, तो कैटायन का रेडियस उसके पैरेंट एटम से कम है और एनायन का रेडियस उसके पैरेंट एटम से ज्यादा है। फिर आप लोगों ने ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आप देखेंगे रेडियस कम होता चला जाएगा। मतलब अगर आपको 3-4 ऑप्शन दिए हों और आपसे पूछा हो कि इनमें से किसका रेडियस ज्यादा है, जैसे होगा कि O -1, O -2 ऐसे ऑप्शन बने हो, तो आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाए तो बच्चों रेडियस ज्यादा होता चला जाता है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाए तो रेडियस कम होता जाता है। देखें, एटम का रेडियस ज्यादा था, कैटायन का कम हो गया, 2 पॉजिटिव का और कम हो गया, 3 पॉजिटिव का और कम हो गया, एंड सो ऑन। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो रेडियस कम होता जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो रेडियस ज्यादा होता जाएगा। फिर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बच्चों, आयनिक कंपाउंड्स में अगर हम इंटर आयनिक डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो उसका तरीका होता है कैटायनिक रेडियस प्लस एनायनिक रेडियस। आप कैटायनिक और एनायनिक रेडियस को सम कर दें तो उसका इंटर आयनिक डिस्टेंस निकल आएगा। और अगर आपने यहां से कैटायनिक रेडियस या एनायनिक रेडियस फाइंड करना है तो आप क्या करें, दूसरे रेडियस को दूसरी तरफ ले जाके आप माइनस कर दें। कैटायनिक रेडियस मालूम करना है, एनायनिक को इंटर आयनिक डिस्टेंस में से माइनस कर दें, और एनायनिक फाइंड करना है तो कैटायनिक को उधर जाके माइनस कर दें। तो इस तरह से अगर आपको इन तीनों में से 2 चीजें दी हो तो आप तीसरी चीज फाइंड कर सकते हैं। बात समझ आ गई बच्चों? तो ये आयनिक रेडियस से रिलेटेड बातें हैं। ये जो टॉपिक हमने स्टडी किए हैं एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियस, साथ ही हमने ये पहली 2 लाइनें जो है इसकी कंपेयर कर ली। ठीक है, तो एक बात आप लोगों ने बच्चों हमेशा याद रखनी है, सिवाय एक आध प्रॉपर्टी के जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कभी भी आप जो है वो एब्सोल्यूट ट्रेंड स्टडी नहीं करेंगे। आप देखेंगे जब हम कहते हैं ना कि ये प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, बाकी हो रही होगी, लेकिन कहीं किसी एक आध जगह पे जाके एबनॉर्मल ट्रेंड भी मिल सकता है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि अगर हम कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है तो वो हमेशा डिक्रीज होगी। जैसे आप एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं कि अलोंग द पीरियड जो है वो डिक्रीज होता है। अब आप देखें
152, 111, 83, 77, 70, 60 कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्लोरीन और नियोन जो है इसने एब्नॉर्मलिटी शो की है। यहाँ पे जाके थोड़ा साइज 60 से बढ़ के 64 और फिर 90 ये थोड़ा इंक्रीज कर गया। कहीं ना कहीं पे हल्की फुल्की एब्नॉर्मलिटी भी आ सकती है। लेकिन अगर आप इधर बात करें 186, 160, 143, 170, 108, 104, 99, 95 लगातार एटॉमिक साइज कम हो रहा है। इसका मतलब कि इस पीरियड में सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं इन्होंने एंड में जाके थोड़ी एब्नॉर्मलिटी शो की है एटॉमिक साइज में, लेकिन थर्ड वालों ने नहीं की। तो कहीं कहीं पे एब्नॉर्मलिटी आ सकती है। आपने जनरल ट्रेंड जो है वो जहन में जो है वो रखना होता है। इसी तरह आयनिक रेडियस की बात करें तो कैटाइन का रेडियस उसके पैराडाइडम से कम है, एनाइन का रेडियस उसके पैराडाइडम से ज्यादा है, कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं है ना उधर ना इधर। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, अब देखें आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन। आप किसी एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके पॉजिटिव आयन बनाना चाह रहे हैं, जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब होगी दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हमेशा एंडोथर्मिक होती है। ये देखें, इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, यानी कि पॉजिटिव आयन की जो फॉर्मेशन है वो हमेशा एंडोथर्मिक होती है। बेशक आप यूनि पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव कोई भी पॉजिटिव आयन बनाएंगे, पॉजिटिव आयन का बनना हमेशा एंडोथर्मिक है। और आयोनाइजेशन एनर्जी का बच्चों यूनिट होता है किलोजूल पर मोल और किलो कैलोरीज पर मोल। इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी होता है, मगर ज्यादातर किलोजूल पर मोल यूज किया जाता है। ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? ये चार फैक्टर्स, एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज और नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नेचर ऑफ ऑर्बिटल में हमने ये स्टडी किया था, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ट्रेंड जो है ना मतलब इसका ग्रुप में ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी हमेशा और पीरियड में इंक्रीज करेगी। लेकिन पीरियड में ग्रुप नंबर 3 और 6 का एबनॉर्मल ट्रेंड है और उसकी वजह भी आपसे पूछी जा सकती है कि वाई ग्रुप 2 एलिमेंट शो एबनॉर्मल ट्रेंड इन आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी 3 ग्रुप, वाई ग्रुप 6 एलिमेंट शो एबनॉर्मल ट्रेंड इन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चों इनकी वजह होती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखें जो 2A है ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2 और जो 3A वाले हैं इनकी कन्फिग्रेशन है NS2 NP1। तो इसका मतलब 2 के जो इलेक्ट्रॉन है वो S में से जा रहे हैं और 3 के जो इलेक्ट्रॉन है वो P में से जा रहे हैं। तो हमने पढ़ा है P का जो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट है वो कम है। तो 2 से 3 पे जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होती है? तो ये होता है पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। नेचर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल चेंज हुआ है, शेल नहीं चेंज हुआ, सिर्फ सब शेल यानी कि ऑर्बिटल चेंज हुआ। ठीक है, और बच्चों 6A में क्या प्रॉब्लम है? अब देखिए 5A तक जाते जाते जो है वो इसकी कन्फिग्रेशन हो जाती है NP3। तो यहां पे आगे जो P है वो हाफ फील्ड है और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। इसका मतलब 5A एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। जब हम 5A से 6A पे जाएंगे इसका मतलब स्टेबल से अनस्टेबल कन्फिग्रेशन पे चले जाएंगे। तो अनस्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। इसका मतलब 3A का एबनॉर्मल ट्रेंड रीजन कुछ और है और 6A के एबनॉर्मल ट्रेंड की जो रीजन है वो कुछ और है। सो आपसे रीजन भी पूछी जा सकती है, मगर ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इस तरह से आते हैं कि आपको ये 4 इस तरह से एलिमेंट्स दिए होते हैं ऑप्शन में और आपसे पूछा जाता है कि किसकी मिनिमम या मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है। ठीक है, अब हम देखो बच्चों, इसको बताने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि किसी भी पीरियड में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 किसी भी पीरियड में अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे हमेशा जो मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 1A की होगी। ठीक है, और मैक्सिमम जो है वो 8A की होगी। बीच में एबनॉर्मल ट्रेंड आ रहे होंगे, 3 का 6 का एबनॉर्मलिटी आ रही है, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। मिनिमम 1A की और मैक्सिमम 8A की। बीच में 3 और 6 का एबनॉर्मल ट्रेंड है, ये ऐसे चलेगा 1A 2A 3 पे एबनॉर्मलिटी, 4A 5A 6 पे एबनॉर्मलिटी, 7A फिर 8A, मैक्सिमम जाके 8A पे हो जाएगा। और आपने ये भी स्टडी किया हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक करेक्टर। आपको इस तरह से 4 एलिमेंट्स दिए हो और आपसे कहा जाए विच हैज मिनिमम या मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी या विच हैज मिनिमम एंड मैक्सिमम मेटालिक करेक्टर, तो आप कैसे बताएंगे? बच्चों जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है उसका मेटालिक करेक्टर सबसे ज्यादा है।
अब हम देखें, अगर ये हमारे पास ऑप्शन है, पहले इधर से शुरू करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम। ये जो चारों एलिमेंट्स हैं एक ही ग्रुप में होते हैं और ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही होती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी लिथियम की और सबसे कम होगी रुबीडियम की। अगर आपसे ये चारों ऑप्शन दिए हों, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, मिनिमम और मैक्सिमम पूछी जाए, तो मिनिमम सबसे कम सबसे नीचे वाले की और सबसे ज्यादा सबसे ऊपर वाले की। और अगर इस तरह से ऑप्शन बनी हो तो एलिमेंट एक ग्रुप में से लिए हैं, दो दूसरे ग्रुप में से लिए हैं, तो फिर आप इसी ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए आंसर बता सकते हैं। अब देखें, सोडियम से पोटाशियम पे जाएंगे तो वैल्यू भी डिक्रीज करेगी क्योंकि पोटाशियम नीचे है, और जब हम सोडियम से मैग्नीशियम पे जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगी, मैग्नीशियम से कैल्शियम पे जाएंगे तो दोबारा डिक्रीज करेगी। इनमें से बच्चों सबसे ज्यादा होगी फिर मैग्नीशियम की। ठीक है, अब ऐसे देखें ना, सोडियम और पोटाशियम की निस्बत सोडियम की ज्यादा है और सोडियम और मैग्नीशियम की निस्बत मैग्नीशियम की ज्यादा है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम की निस्बत कैल्शियम की कम है, कैल्शियम नीचे है, तो सबसे ज्यादा होगी मैग्नीशियम की और सबसे कम होगी पोटाशियम की। तो अगर मिनिमम पूछी जाए और मैक्सिमम पूछी जाए तो ये आपको ट्रेंड बना है। इस तरह से ये देखने आप और आसान कर देता हूं। ये है बच्चों सोडियम और पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ऐसे देख लें आप। यही चार ऑप्शन है ना, सोडियम से पोटाशियम पे जाएंगे कम होगी, इसका मतलब ये सबसे कम इसकी है। जब पोटाशियम से कैल्शियम पे जाएंगे तो इंक्रीज करेगी, सोडियम से मैग्नीशियम पे जाएंगे इंक्रीज करेगी, लेकिन मैग्नीशियम से कैल्शियम पे जाएंगे तो डिक्रीज करेगी। तो मैक्सिमम भी इसकी आई और मिनिमम इसकी आई। समझ आया? इसी तरह मुझे देखें बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब ये देखें बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो बोरोन तीसरे ग्रुप में है, कार्बन चौथे ग्रुप में है, नाइट्रोजन पांचवें ग्रुप में है। तो 3 से लेकर 5 तक इंक्रीज करती है, लेकिन जैसे ऑक्सीजन पे जाएंगे ऑक्सीजन छठे ग्रुप में कम होगी। इसका मतलब इनमें से जो मैक्सिमम है वो नाइट्रोजन की है और मिनिमम जो है वो बोरोन की है, और इधर से भी मैक्सिमम जो है वो फास्फोरस की है और मिनिमम जो है वो एल्यूमिनियम की है। चूंकि बोरोन और एल्यूमिनियम इस तरह नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही फैमिली के मेंबर है। ये देखिए तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, छठा ग्रुप। तो अगर आपको इस तरह से एलिमेंट्स दिए हुए हैं और आपसे आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ ली जाती है तो आप बता सकते हैं किसकी ज्यादा होगी और क्यों होगी, किसकी कम होगी और क्यों होगी। फिर इसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी की टाइप्स में आप जानते हैं कि इसकी टाइप्स होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। आप जानते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है सेकंड से, सेकंड कम होती है थर्ड से, और थर्ड कम होती है फोर्थ से। मतलब हर नेक्स्ट जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो प्रीवियस से ज्यादा होती है। आपने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, कम एनर्जी लगेगी, उसी में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, ज्यादा एनर्जी लगेगी, उसी में से तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। जिन एलिमेंट्स की बच्चों सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है वो सिर्फ यूनिपॉजिटिव आयन बनाना प्रेफर करते हैं। जिनकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है वो सिर्फ डाइपॉजिटिव तक बनाना प्रेफर करते हैं। अब देखिए सोडियम जो है ये हमेशा यूनिपॉजिटिव होता है, डाइपॉजिटिव क्यों नहीं बनता? बिकॉज उसकी सेकंड वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है। तो बच्चों आप आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान गैप देखकर किसी एलिमेंट की वैलेंसी के बारे में भी बता सकते हैं। मसलन इफ देयर इज अ बिग गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी then the valency of the element is 1. If there is a big gap between second and third value, valency is 2. थर्ड और फोर्थ के दरमियान अगर बिग गैप आता है तो valency will be 3 and so on. अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी जनरल एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी दी हो कि एक एलिमेंट की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है 100, सेकंड 200, थर्ड जो है 500 और फोर्थ जो है 2000, तो बताएं उसकी वैलेंसी क्या है? तो आपने देखना है कहां पे बड़ा गैप आ रहा है। जहां पे बिग गैप आएगा उससे पहले जितने इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किए हैं दैट इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। सो गैप्स बिटवीन फर्स्ट, सेकंड एंड हायर आयोनाइजेशन एनर्जी हेल्प अस टू फाइंड द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। फिर उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी में मैंने आपको बताया था कि इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, लेकिन बच्चों याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है मे बी एक्सो और एंडोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी। जरा मैं आपको आयोनाइजेशन एनर्जी की पहले उधर से बात बता दूं। इसका
टेबल में। ये देखें आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों, मिनिमम देखें हमेशा लिथियम की, ये पूरी सीरीज में आप देखें सबसे कम है लिथियम की, सबसे ज्यादा है नियोन की, यानी कि 1A की मिनिमम 8A की मैक्सिमम। नीचे वाले में देखें सबसे कम है 1A की और सबसे ज्यादा है 8A की, ठीक है, ये वाली बात देखें। अगर आप इसकी बात करेंगे देखेंगे लिथियम से बेरिलियम पे के ज्यादा हुई, बेरिलियम से बोरॉन पे के कम हुई। क्यों कम हुई? ये देखिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का सर्कल लगाया है, तो बोरॉन पे जाके वैल्यू कम क्यों हुई है? बिकॉज बोरॉन तीसरे ग्रुप का है, तीसरे ग्रुप का एबनॉर्मल ट्रेंड है। उसके बाद देखें फिर से बढ़ना शुरू हो गई, जब हम ऑक्सीजन पे पहुंचे तो फिर कम हुई है, ये 1402 से 1314 आ गई, नीचे आई है। क्यों? क्योंकि ये 6 ग्रुप का है। तो तीसरे का और छठे ग्रुप का एबनॉर्मल ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी के लिहाज से। इसी तरह आप इधर भी देखें सबसे कम 1 की और सबसे ज्यादा 8 की, और अब ये देखें ये तीसरे और छठे ग्रुप का एबनॉर्मल ट्रेंड है। 1 से 2 पे गई बढ़ी, 2 से 3 पे गई कम हुई, फिर 4 5 बढ़ती गई, 6 पे फिर कम हुई, 7 और 8 पे फिर बढ़ना शुरू हो गई। सो मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यूज आर शोन बाय 1A and 8A, abnormal trend is shown by 3A and 6A। इसका क्या है बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी में एबनॉर्मल ट्रेंड है। तो ये एटॉमिक साइज, आयनिक रेडियस, ये टॉपिक और साथ इसके ग्राफ यानी कि टेबल। इस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी ये टॉपिक हो गया और साथ इसके एमसीक्यूज भी हो गए और साथ ये ग्राफ से इसकी वैल्यूज का कंपैरिजन भी हो गया। इसी तरह देखें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है, मैंने आपको बताया ये एक्सो और एंडो दोनों हो सकती है। मतलब ये नेगेटिव आयन की जो फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक भी होती है और एंडोथर्मिक भी होती है। आप लोगों को ये बताया गया था पहले, भी दोबारा बता रहा हूं कि बच्चों यूनिट नेगेटिव आयन का बनना, ए के ऊपर -1 चार्ज लगाया मैंने। देखिए यूनिट नेगेटिव आयन का बनना आमतौर पे एक्सोथर्मिक होता है, जबकि डाई नेगेटिव, ट्राई नेगेटिव इन सब का बनना जो है वो एंडोथर्मिक है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सोथर्मिक हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट नेगेटिव, यूनिट नेगेटिव के अलावा कोई भी चीज कभी भी एक्सोथर्मिक नहीं होती। पॉजिटिव आयन का बनना एंडोथर्मिक और नेगेटिव आयन का भी बनना एंडोथर्मिक। किस नेगेटिव का? डाई नेगेटिव और ओनवर्ड का। हाँ, यूनिट नेगेटिव का बनना एक्सो भी हो सकता है और एंडो भी। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये देखें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को जो ज्यादातर नेगेटिव है, ये देखें। लेकिन अगर आप देखेंगे ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 8, इसकी आप देखें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है। मतलब 2A और 8A ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी एंडोथर्मिक होती है, यानी कि इनका जो यूनिट नेगेटिव आयन भी है वो भी एंडोथर्मिक है। आमतौर पे आप पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आयन फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, और अब आंसर लगाते हैं यूनिट नेगेटिव को। लेकिन बच्चों याद रखिएगा कि 2 और 8 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनका यूनिट नेगेटिव भी एंडोथर्मिक होता है। ये देखिए मैंने इसके गिर्द रेड दायरे लगाए हैं, यानी कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। देखिए सारे नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। तो यूनिट नेगेटिव आयन का जो फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक होती है, सिवाय 2A और 8A ग्रुप के। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो स्टेबल है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सेम वही फैक्टर्स हैं। और इसके पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है? सेम वही वाले ट्रेंड है जो आयोनाइजेशन एनर्जी के हैं, लेकिन अब नॉर्मल ट्रेंड डिफरेंट है। आयोनाइजेशन एनर्जी में बच्चों एबनॉर्मल ट्रेंड है ग्रुप नंबर 3 और 6 के। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में जो एबनॉर्मल ट्रेंड है वो है ग्रुप नंबर 2, 5, 8 एंड फ्लोरीन। अब 2, 5, 8 जो है इनके जो एबनॉर्मल ट्रेंड है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से, और फ्लोरीन का जो बच्चों एबनॉर्मल ट्रेंड है वो इसका स्मॉल साइज एंड थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसकी वजह से। स्मॉल साइज एंड थिक इलेक्ट्रॉन, सो थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ये इसके एबनॉर्मल ट्रेंड की जो है वो रीजन है। अब आप टेबल से देखिए, अब देखिए अलोंग दी पीरियड जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करनी है, सॉरी इंक्रीज करनी है। अब देखें इसको जो है ना ये वाली वैल्यूज को आपने छोड़ देना है क्योंकि ये एबनॉर्मल ट्रेंड है। जो पॉजिटिव वैल्यूज अब देखें -1.6 माइनस, यहां पे जो माइनस का साइन है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये एक्सो है। अब देखें ये -1.6, फिर ये 83 ज्यादा हुई, 123 और ज्यादा हुई, लेकिन ये -7 कम हुई क्योंकि ग्रुप नंबर 5 है और 5 का हमने पढ़ा था एबनॉर्मल ट्रेंड है। उसके बाद आप देखिए 123 से 141 फिर ज्यादा हुई और मैक्सिमम जाके हो गई है फ्लोरीन पे।
ठीक है, पीरियड वाइज अगर हम देखें, इस तरह नीचे देखें -53 -50, तो अब यहां पे आप देखेंगे कि माइनस का मतलब है कि ये ज्यादा हो रही है, माइनस का मतलब एक्सोथर्मिक है, तो 5.3 से 50, फिर 120 ज्यादा हुई, लेकिन जैसे ही आप आगे गए हैं तो 74, अब ये कम हुई, अब ये क्यों कम हो रही है, चूंकि ये ग्रुप नंबर 5 है और 5 का एब्नॉर्मल ट्रेंड होता है, तो फिर ये ज्यादा हुई और फिर ये ज्यादा हुई। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में किसका एब्नॉर्मल ट्रेंड है, ग्रुप नंबर 2, 5 और 8। 2 और 8 में ये एब्नॉर्मलिटी है कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और जो 5 है इसकी जो है वैल्यू डिक्रीज करती है, ये भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और फ्लोरीन का एब्नॉर्मल ट्रेंड क्यों है, टॉप टू बॉटम जाते हुए डिक्रीज करनी चाहिए, लेकिन जब आप फ्लोरीन से जाते हैं क्लोरीन पे तो वो कम होने की वजह ज्यादा होती है। सो फ्लोरीन शो एब्नॉर्मल ट्रेंड बिकॉज इट हैज स्मॉल साइज एंड थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो ये साथ इधर से हमने इसको कंफर्म कर लिया। अब नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत ही आसान सी बात है ये बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पहली बात आपने याद रखनी है कि जितनी प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर रहे हैं ना, दीज आर ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोलेटेड एटम्स। एटॉमिक साइज, आयनिक रेडियस, ये वो सारी, ये बच्चों आइसोलेटेड एटम्स, इंडिपेंडेंट एटम्स की प्रॉपर्टीज है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। जब एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तब आप उसकी मेजरमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कितनी है। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। तो ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है, विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम। तो आंसर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, जो नेक्स्ट है इसका कोई डिफरेंट नहीं होता बच्चों। इसके जो फैक्टर्स है वो वही वाले हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के थे। ट्रेंड जो है इसके वही आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाले हैं, और यहाँ पे कोई एबनॉर्मल ट्रेंड भी नहीं है। आप देखें सेकंड पीरियड में जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार बढ़ती चली जा रही है। थर्ड डे में भी देखें 0.9, 1.3, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5 लगातार बढ़ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी, लॉन्ग डी पीरियड इंक्रीज करेगी, एंड नो एबनॉर्मल ट्रेंड्स। अच्छा, अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड द नेचर ऑफ बॉन्ड, इसका भी एक बचा रिलेशन है जो हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है, द बॉन्ड इज सेड टू बी आयनिक। अगर बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम है तो बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज कोवलेंट, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एग्जैक्ट 1.7 आ जाए, इट मींस इट हैज 50% कोवलेंट एंड 50% आयनिक करैक्टर। दोनों करैक्टर 50-50% है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम्स के दरमियान 0 है, इट मींस दे आर सेड टू हैव अ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। हम समझ जाएंगे वो बॉन्ड नॉन पोलर है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 नहीं है, बल्कि आपको ऐसे कहना चाहिए इट इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, क्या है, 0 से ज्यादा है, 1.7 से कम है, तो हम समझ जाएंगे ये बॉन्ड जो है वो जो पोलर है। यानी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है तो नॉन पोलर, 0 नहीं है तो पोलर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बच्चों इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। जितना ज्यादा होगा पोलैरिटी उतनी ही ज्यादा होगी। बाकी हमने डायपोल मूवमेंट्स की शक्ल में इसको तफसील से पढ़ा हुआ है। और आखिर में आ जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का पीरियोडिक टेबल में बच्चों डुअल ट्रेंड है। डुअल ट्रेंड का मतलब ये होता है कि ग्रुप नंबर 1 से लेके 4 तक इसका बिहेवियर पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट है। 4 से लेके ऑनवर्ड एंड तक 8 ग्रुप तक बिहेवियर डिफरेंट है। 1 से लेके 4 तक आप देखेंगे अलोंग द पीरियड वैल्यू इंक्रीज करेगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी। और 4 से ऑनवर्ड आप देखेंगे तो ट्रेंड उलट जाएगा। अलोंग द पीरियड ये वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी, ये डिक्रीज करना है, और टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज करेगी। अब इसकी रीजन क्या है, देखो बेटा 1A से लेके जो 4A ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, पहली बात इनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। 1A के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है चूंकि इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है फॉर बॉन्डिंग। 2A के ज्यादा है बिकॉज दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग। 3A में 3 और 4A में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए अलोंग द पीरियड
इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों दीज एलिमेंट्स मोस्टली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ये मॉलिक्यूल्स लैटिस की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं एंड लैटिस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं साइज एंड पैकिंग पे। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज ज्यादा होगा, पैकिंग लूज होगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे साइज कम होगा, पैकिंग टाइट होगी और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे और जाके वो मैक्सिमम कहां पे हो जाते हैं, तो बच्चों मैक्सिमम हो जाएंगे ये ग्रुप नंबर 4 में। और ग्रुप नंबर 4 में मैक्सिमम किसके होंगे, कार्बन के। और कार्बन में सबसे ज्यादा किसके होंगे, कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स है ना, डायमंड, ग्रेफाइट वगैरह। तो बच्चों कार्बन में सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आएंगे वो डायमंड के केस में आएंगे। उसके बाद आप देखेंगे ट्रेंड उलट जाएगा। वजह बिकॉज ये जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे ये मॉलिक्यूल है, देखिए मॉलिक्यूल एक छोटा सा ग्रुप होता है और जो लैटिस है एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। उसकी प्रॉपर्टीज और चीजों पे डिपेंड करती हैं, जबकि मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं साइज एंड पोलराइजेबिलिटी पे। जब आप इनमें टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज ज्यादा होगा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, लंडन फोर्सेस ज्यादा होगी, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे। और ये ट्रेंड बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट की हद तक है। अब ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट में बहुत सारी एबनॉर्मलिटी आ जाएंगी। अब ये देखिए मेल्टिंग पॉइंट है 187 कम है, 1289 ज्यादा हो गया, 2300 और ज्यादा हो गया, 3570 और ज्यादा हो गया। तो मैक्सिमम कहां पे हो गया, कार्बन पे। उसके बाद देखिए कम होना शुरू हो गया, -210, 280, 220। माइनस में ज्यादा होना असल में कम होना होता है। तो देखिए 210, 218, 220, 272 माइनस में ज्यादा हो रहा है, एक्चुअली कम हो रहा है। तो 1 से लेकर 4 तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज किए हैं। अब ये देखें तो 1 से लेकर 4 तक ये इंक्रीज किए हैं और 4 से लेकर ऑनवर्ड ये डिक्रीज कर रहे हैं। इस तरह नीचे भी देख लें 97, 649, 660, 1410 ज्यादा हो रहे हैं। उसके बाद देखें 44, 130, 101 और ये 44 -101। इसमें ये जो सल्फर है इसका एबनॉर्मल ट्रेंड है, कहीं ना कहीं पे कोई एबनॉर्मलिटी आ सकती है। मैंने आपको कहा था कि बिल्कुल एब्सोल्युटली जो आप लोगों ने बात स्टडी की है एब्सोल्यूट ट्रेंड फॉलो नहीं होगा, कहीं ना कहीं पे एबनॉर्मलिटीज भी आ सकती हैं, जैसे यहाँ पे सल्फर की एबनॉर्मलिटी है। तो नॉर्मली आप जनरल बिहेवियर देखें पूरी फैमिली का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट भी देखेंगे उसमें जरा काफी एबनॉर्मलिटीज है। देखें 13, 25, 29, 70 बढ़ा, लेकिन बोरोन मिला के कम हुआ। कार्बन पे तो बहुत ज्यादा हो जाता है। कार्बन में मैंने लिखा सबलाइट, कार्बन जो है बच्चों 3825 डिग्री सेल्सियस पे जाके सबलाइट कर जाती है। इसलिए आप उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे, सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज ये सबलाइन कर जाएगी। उससे ऑनवर्ड देखें -196, -183, माइनस में कम हुआ, एक्चुअली ज्यादा हुआ, हालांकि इसको उसके बाद जो है वो आप देखें कम होना चाहिए था। तो बॉइलिंग पॉइंट में एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, लेकिन ये जो बात आपने स्टडी की है मेल्टिंग पॉइंट देखें एब्सोल्युटली इस बात को ओबे कर रहे हैं। तो जितनी प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की है सबका हमने टेबल से बिहेवियर भी चेक किया है। अब उसकी देखें इसी चीज को यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। हीलियम से है ना, हाइड्रोजन से हीलियम पे जाएंगे अलोंग द पीरियड, वैल्यू इंक्रीज करनी चाहिए। देखिए ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, दिस इज द फर्स्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड है। लेकिन जब आप ये देखें लिथियम से लेके सेकंड पीरियड की बात करते हैं, लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरोन और कार्बन, ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन बोरोन के बाद देखें नेक्स्ट आ गया नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, तो ये वैल्यू जो है उसके बाद चेंज हो गई है, बहुत डिक्रीज कर गई है। वजह ये एलिमेंट लैटिस की शक्ल में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है और इनके देखें बहुत कम है, लो वैल्यूज है। नीचे नीचे ग्राफ खत्म हो गया। इस तरह आप इनमें देखें बेरिलियम से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम वैल्यूज डिक्रीज कर रही है, मेल्टिंग पॉइंट। बीच में कोई एक आध एलिमेंट है जैसे मैग्नीशियम, उसका एबनॉर्मल ट्रेंड है। अब देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ देखें और बॉइलिंग पॉइंट का, दोनों जो है वो लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। यानी कि ये जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये इस प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली ओबे कर रहे हैं। जब हम हाइड्रोजन में टॉप टू बॉटम जाएंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। इस तरह नोबल गैसेस में भी आप देखेंगे इंक्रीज करेंगे। ठीक है,
अब मतलब देखें, इधर से आप हैलोजन्स की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नोबल गैसेस की बात करें, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन और जीनोन। मतलब इनमें जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे होते हैं तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन बच्चों अगर आप इधर बात करेंगे, अब इसमें आप नोट करेंगे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, इनमें आप देखेंगे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, वैल्यू डिक्रीज कर रही है। इस तरह आप देखें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब देखिए 1A और 2A का बिहेवियर डिफरेंट है, और आप देखें 7A और 8A का डिफरेंट है। तो ये जो एलिमेंट्स है लिथियम, बेरिलियम वगैरह, ये इस कैटेगरी में आते हैं, और ये फ्लोरीन, हैलोजन्स और नोबल गैसेस इस कैटेगरी में। इनमें आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहे हैं, इनमें जब आप जा रहे हैं तो इंक्रीज कर रहे हैं। तो बच्चों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का पीरियोडिक टेबल में डुअल ट्रेंड है। तो ये यूनिट नंबर 1 इनऑर्गेनिक का, और इसमें से हमने ये प्रॉपर्टी स्टडी कर ली है। जो चंद एक प्रॉपर्टीज है वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो ये बड़ी मेहनत से मैंने वैल्यूज ढूंढी थी आप लोगों के लिए कि ये कंपैरिजन करना जरा आसान रहे। ठीक है जी, अगले लेक्चर में फिर दोबारा मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।